ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड आज मैं जो पेपर सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूँ इसमें देखिए मैं वो क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो आपका पेपर 5 तक कवर नहीं हो पाया। ठीक है, अगर 5 पेपर मैं सॉल्व करवाया हूं तो आपको गेन सैक्रिफाइस ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आता है ना। डिबेंचर के कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि डिबेंचर का एक वीडियो मैंने बना के रखा है, 4-5 दिन पहले पोस्ट किया था मैंने। उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है ना, तो कंफर्म चीजें थी तो उसका क्वेश्चन मैंने आपको बार बार प्रैक्टिस करवाया था, है ना। तो ये डिबेंचर का आपको अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर विद अभिषेक सर सर्च करते तो आपको मिल जाता एंड आपने प्रैक्टिस भी किया उसका, है ना। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये 5 पेपर का हमने प्रैक्टिस कर लिया है मार्वल का। ठीक है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब आगे के पेपर्स में काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी आ रहे होंगे अगर ये 5 पेपर आप सॉल्व कर लिए होंगे तो। ठीक है, तो आज जो है बचा हुआ सेक्शन सी का फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया वही क्वेश्चन बार बार 2-3 बार मैं करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए चीजें। बाकी उसको फाजलपंती 10 बार करवाते बैठूं वो तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम रहेगा मैं उतने जल्दी दूसरी चीजों पे शिफ्ट हो पाऊंगा। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि अकाउंटेंसी का सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, जितने भी टाइप अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको फटाफट आज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कौन सा पेपर बचा है सर? 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। कोशिश करता हूं 3 या 4 पेपर को मैं आपको सॉल्व करवा दूं, है ना, ताकि जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएं। ठीक है, चलिए हम एक और चीज आपको बताना था। कल पता है पेपर डे 5 का वीडियो आपको मिला होगा, डे 5 या डे 6 था शायद, है ना। डे 6 का वीडियो मिला होगा आपको कल, जिसमें हमने ये चीज देखा था कि पेपर 5 का जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 31, कई बच्चों ने कमेंट भी किया था, है ना। सुबह सुबह एक इन्फिनिटी नाम की बच्ची है या बच्चा है, उसने कमेंट किया था कि सर आपका 31 क्वेश्चन में मिस्टेक है ना। यस, वो गलत था वो। ठीक है, वो गलत था। आपके कमेंट से काफी बच्चों को हेल्प मिल जाएगा, वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे चीजों को। थैंक यू। ओके, देखिए ध्यान से, 2 रेशियो होता है, एक होता है कैपिटल रेशियो, एक होता है पीएसआर रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल रेशियो और पीएसआर रेशियो, कई बार है ना कैपिटल रेशियो क्वेश्चन में दे देता है, पीएसआर रेशियो नहीं गिवन होता है ना। लेकिन जो पार्टनर्स के प्रॉफिट होते हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? पीएसआर रेशियो में। तो जब पीएसआर रेशियो क्वेश्चन में मिसिंग होता है तब हमेशा प्रॉफिट कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है? हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है। उसमें 3:2 दिया था, लेकिन ये क्या था? कैपिटल रेशियो था। हमने ढूंढा क्वेश्चन में पीएसआर रेशियो नहीं था, तो देन वो चीज हमको जो भी प्रॉफिट बच रहा था, डिविजिबल प्रॉफिट था, वो पार्टनर्स में कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 2 पार्टनर थे ना, दोनों में आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आई होप कि वो क्वेश्चन को आप वापस से जाके कवर कर लेंगे। क्या मिस्टेक था मेरे से वो आप वहां पे देख लेंगे। ठीक है, तबियत थोड़ा खराब था इसलिए मैं ज्यादा अच्छी तरीके से मैं थोड़ा जल्दी में कर दिया उसको कंप्लीट, है ना। चलिए, मैं क्वेश्चन रीड किया डायरेक्टली, यहाँ पे पीएसआर रेशियो लिख दिया था, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए इस चीज के लिए मैं देखा कि एक बच्चे ने कमेंट डाला था, तो जो मिस्टेक होता है ना वो आप वहां पे बता दिया कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, बाकी बच्चों का हेल्प मिल जाएगा कि भाई यहां पे आपका मिस्टेक था, तो वो बच्चे जाके वहां पे अपना मिस्टेक सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को कि भाई इसमें क्या चीज गिवन है। यस, इट इज डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं ये आपको करवा रहा हूं, है ना। डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी पेपर्स में जो किए उसमें से ये अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। नहीं तो सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मुझे ऐसा लगेगा कि आप कर सकते हो, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो आपके लिए होमवर्क दे दूंगा आपको। और दूसरी चीज, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है, मार्क कर लीजिएगा जिनके पास नहीं है, व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है। अगर आपको ऐसा लगेगा, मान लीजिए सेक्शन सी आपने पूरा सॉल्व किया, जो मैंने होमवर्क दिया मैंने बोला कि आप पूरा कंप्लीट कर लो, है ना, उसमें से भी मैंने आपको क्या बोला है? 4 to 5 क्वेश्चन ही करने हैं सारे पेपर में से। 4 मिनिमम, 4 मैक्सिमम 5, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5। ठीक है, चलिए ये व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चंस मेरे को सेंड कर सकते हैं। जब मैं डाउट सेशन लूंगा तो आपके क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ध्यान दीजिएगा क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा चलता रहता महीना,
है ना। तो पर्सन क्या कर रहा है ना, वो चाहता तो एक बार भी यहां पे अमाउंट निकाल सकता था पूरा का पूरा, है ना, लेकिन वो ऐसा निकाल रहा है पैसा जनवरी के एंड में, फरवरी के एंड में, मार्च के एंड में, अप्रैल के एंड में। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है, ये जो पैसा इसने निकाला उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट जाने वाला है भाई, अगला 11 महीने का इंटरेस्ट जाने वाला है ना, क्योंकि जनवरी तो खत्म हो चुका है, तो वो कितने महीने तक का इंटरेस्ट जाएगा, 11 महीना। अब आते हैं फरवरी पे, फरवरी एंड में निकाला तो अगला 10 महीना का इस पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा। मार्च एंड पे निकाला पैसा, तो कैसा हो रहा है ना कि भाई हर अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट रहता है कि मान लीजिए यहां पे डायरेक्टली जनवरी में ही 10,000 रुपया निकाल लिया, तो डायरेक्टली जो भी परसेंटेज गिवन होता वो परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर जनवरी एंड में निकालता तो इंटू 11 डिवाइड बाई 12 करते, 11 महीने का इंटरेस्ट लगता उसका, और नहीं तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट लगता, जनवरी के शुरू में निकाल लिया होता तो। लेकिन वो है थोड़ा सा टेढ़ा, अब अपने को कैलकुलेशन भी तो करवाना है ना सामने वाले बंदे से, तो वो क्या कर रहा है ना, बोल रहे कि हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में एक आइडेंटिकल अमाउंट निकाल रहा है ना, एक आइडेंटिकल मतलब कोई भी अमाउंट हो सकता है वो, ठीक है। फिर हमको क्या बोला कि एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल खत्म होने के बाद, साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का, मतलब वो हर 12 महीने के, मतलब हर महीने के लास्ट में वो एक अमाउंट निकाल रहा था, है ना, वो पता नहीं क्या अमाउंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज ₹12,000। 12 महीने में उसने कितना हजार रुपए निकाला है, 12,000। तो जो भाई होगा बुद्धि वाला उसको पता चल जाएगा 12,000 डिवाइड बाई 12, मतलब वो पर मंथ कितना ड्रॉइंग्स निकाला है, 1,000 रुपीज पर मंथ, इतना पैसा वो कंपनी से निकाल रहा था। आई होप लॉजिक क्लियर है। देखिए मैंने आपको बताया कि एक साथ अगर अमाउंट उठाया होता तो हम इजीली कैलकुलेट कर देते, लेकिन अगर वो हर महीने के एंड में अमाउंट निकाल रहा है या हर महीने के शुरू में ही अमाउंट निकालते निकालते जा रहा है पूरा साल तक, तब थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो जाता है ना। देन आगे बढ़ते हैं। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताओ कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। यहां फॉर्मूला लिखता हूं, लिखना मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पे दोनों केस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर यहां पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता तो कैसा, एंड ऑफ द मंथ होता तो कैसा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा ड्राइंग्स पर मंथ, पीएम लिख लेना, ड्राइंग्स पर मंथ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी परसेंटेज है, ठीक है, इनटू 66 डिवाइड बाई 12। ब्रैकेट में करके लिखना कि एंड वाला कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला फॉलो होगा, ठीक है। हर महीने के जब एंड वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ना तब ये फॉलो होगा। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे निकालना है बिगिनिंग वाले के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, ड्राइंग पर मंथ, पर मंथ बोल रहा हूं, ईयर नहीं बोल रहा हूं, पर मंथ, हर महीने कितना कितना निकाला, 1,000 रुपए ना, ओके। ड्राइंग पर मंथ इनटू जितना भी परसेंटेज है इनटू 78 डिवाइड बाई 12। ये किस चीज के लिए फॉर्मेट यूज होगा, बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट के लिए। देखते चलिए ध्यान से, है ना, यहां तक क्लियर। तो ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, एंड ऑफ द मंथ हर महीना निकाल रहा था या बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा था। जाहिर सी बात है एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के लास्ट में फॉर्मूला लिखेंगे हम, हर महीने वो 1,000 रुपए निकाला था इनटू हाउ मच परसेंट, 12% लिख लेंगे, 12% इनटू एंड है तो 66 डिवाइड बाई 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 660। ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप लॉजिक क्लियर है 31 का। बढ़ेंगे 32 क्वेश्चन की तरफ, 32nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। 32nd क्वेश्चन में दिया है, वाओ क्या नाम दिया, आजू बाजू एंड काजू, आजू बाजू एंड काजू। 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, 2:2:1। एंड उन लोगों ने डिसाइड किया नया प्रॉफिट रेशियो कितना, 3:2:1 बराबर। ये ओल्ड रेशियो गिवन है, ये न्यू रेशियो गिवन है,
ठीक है। इसमें फाइंड करने बोला था कि कैलकुलेट शेयर ऑफ सैक्रिफाइस बाय पार्टनर, सैक्रिफाइस फाइंड करने बोला है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, सॉल्यूशन आप करोगे और वहां पे आप मुझे आंसर नंबर 32 का क्या क्या आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे, मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एग्जाम में बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर मार देते हैं, या तो गेन में न्यू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर मारना, नहीं, एकदम धीरज, एकदम शांति से काम करना है। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये बहुत आसानी से मार्क्स उठाया जाता है भाई, तो इसमें बेवकूफी कर दोगे ना तो फिर बहुत पछतावा होगा, बहुत ज्यादा पछतावा होगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे करके दोगे कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर 32 लिखकर। ठीक है, और भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन इसका आंसर लिख के कैसे देना है वो चीज ध्यान रखना। ये वीडियो रोक के आप अपने बुक में सॉल्व कर लो, देन कमेंट में आंसर दे दो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़ेंगे 33 क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 33 सर ये तो कल आपने नहीं कराया था, क्योंकि कल वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो मैंने कल नहीं कराया था, है ना। आंसर नंबर 33 है ना। चलिए देखते हैं, आज मैं करवा देता हूं आपको, ताकि आप पिछला भी वीडियो वाले में जाके है ना वो जो क्वेश्चन था उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाए, पिछले पेपर का भी। देखिए लिखा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल असेट ऑफ द फर्म आर ऑफ ₹4 लाख। मैं यहां लिख लेता हूं, टोटल असेट मेरा कितने का है? 4 लाख का। पूरा असेट मेरा कितने का है? 4 लाख। कंपनी जब बंद हो रही है तब का बात हो रहा है। आउट ऑफ दैट 40% आर करंट असेट, मतलब 2 पार्ट में बटा है। 40% क्या है हमारा? करंट असेट, करंट असेट, और बचा हुआ 60% हमारा क्या है? फिक्स्ड असेट्स। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से देखो, जो जो डेटा दिया हुआ है बस उसी अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। 4 लाख मेरा टोटल पूरा कंपनी का असेट है, जिसमें से करंट असेट का वैल्यू कितना है? 40%, तो फिक्स्ड असेट कितना हो गया? 60%, बराबर 40%, मतलब 1,60,000 हमारा क्या हो गया? करंट असेट, और फिक्स्ड असेट हमारा क्या हो गया? 2,40,000। आई होप कि सर यहां तक तो आपको क्लियर होगा, है ना, कि 4 लाख में से 2,40,000 फिक्स्ड असेट हो गया, 1,60,000 हमारा करंट असेट हो गया। और मेक श्योर कि जब भी आप सॉल्यूशन करते हो वीडियो के साथ तो आपके पास मार्वल का बुक होना चाहिए आपके साथ में, ठीक है, शांति से बैठ के कंप्लीट किया कीजिएगा। ओके, बढ़ेंगे आगे। वेयर कैश ₹20,000 इज इंक्लूडेड, यही गेम है। अभी समझो, जब डिसोल्यूशन होता है कंपनी तो क्या करती है कंपनी? ये जो भी उनके पास असेट्स होते हैं उनको रियलाइज करती है। असेट्स को क्या करती है? रियलाइज। रियलाइज का मतलब बेच के पैसा लाती है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ है ना, यहां पे एक चीज लिखा है, वेयर कैश ₹20,000 इज इंक्लूडेड। ये जो 40% करंट असेट है ना, उसके अंदर ऑलरेडी कैश कितना इंक्लूडेड है? कैश कितना इंक्लूडेड है? 20,000 का। यहां पे इस तरीके से करके लिख देता हूं, यहां पे ऐसा करके ऐसा लिख देता हूं, कैश ऑफ ₹20,000, मतलब ये जो 1,60,000 का करंट असेट है उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? 20,000 का करंट असेट इंक्लूडेड है, सॉरी कैश इंक्लूडेड है। अच्छा, कैश को आप रियलाइज करोगे क्या? वो तो कैश तो ऑलरेडी रियलाइज हुआ है ना, कैश तो पैसे में ही अवेलेबल है। बाकी सारे असेट बेच के आप पैसा लाते हो, है ना। कैश को बेच के क्या पैसा लेके आओगे? कैश तो ऑलरेडी कैश में है ना। तो ये कैश की चीजों को हम ऐसा साइड करके रख देते हैं, कैश को हम रियलाइज कॉन्सेप्ट में नहीं लेके जाते। मैं लिख दूंगा ऐसा, कैश हमारा है 20,000 और जो करंट असेट बिकने वाला है वो कितना है? 1,40,000। आई होप लॉजिक क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा है फिक्स्ड असेट आर रियलाइज्ड 120% एंड 80% आर रियलाइज्ड फ्रॉम करंट असेट। ठीक है, हमको बेचना कौन सी चीजें हैं? ये और ये। कैश तो बिकेगा क्या? कैश तो ऑलरेडी है हमारा, बेच के पैसा तो पड़ा है ना, तो पैसे को थोड़ी बेचेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे करंट असेट कितना बेचना है हमको? 1,40,000 रुपए का, और फिक्स्ड असेट कितना का अवेलेबल है मेरे पास? 2,40,000। तो पहले तो हम इसको शो करेंगे। पहला एंट्री देख लो यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अवेलेबल है मेरे पास, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, और टू करंट
असेट्स अकाउंट। पहले हमको शो करना पड़ता है ना, ऐसा असेट्स के लिखने के लिए ऐसा लिखना रहता है हमको, लिख लेंगे हम भाई। फिक्स्ड असेट हमारे पास है 2,40,000 और करंट असेट है हमारे पास 1,40,000 बराबर। कितना हो जाएगा सर ये? 3,80,000। ध्यान दे लीजिए 3,80,000। चलिए सो बच्चों पहला एंट्री तो सबको क्लियर हो गया होगा कि पहला एंट्री क्या है। नीचे जगह देख लेता हूं है या नहीं। यस है, उसको बना लेते हैं। ये पहला एंट्री होता है, असेट्स जो भी है हमारे पास अवेलेबल उसको शो करना रहता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट होता है। दूसरा एंट्री होता है कि भाई या तो ये बिक रहा होगा या तो इसको कोई पार्टनर लेके जा रहा होगा। अगर ये बिक रहा होगा तो उसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको बहुत बार अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसमें टेंशन नहीं हुआ होगा आपको, है ना। इसका एंट्री का हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, रियल कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब बात आती है कि भाई ये बिका कितने में है ना, कितना अमाउंट में बिका है ये देख लेते हैं। सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि 120 एंड 8 कहां फिक्स्ड एसेट आर रियलाइज्ड 120%। आपका मार्वल आपके साथ में रखिएगा। ये जो फिक्स्ड एसेट है ना मेरा, इससे कितना रियलाइज हो रहा है? 120%। अच्छा, फिक्स्ड एसेट 120%, मतलब आपका कैलकुलेटर में ऐसा जाके लिख लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर कर रहा हूं 2,40,000 इंटू 120%। ये फिक्स्ड एसेट बिक रहा है इतने में। करंट एसेट कितने में बिक रहा है? 1,40,000 इंटू 80%, इससे वैल्यू कितना रियलाइज हो रहा है? 80% बराबर। ओके, तो 2,40,000 इंटू 120%, मतलब फिक्स्ड एसेट जो है हमारा वो कितने में बिक रहा है? 2,88,000 में। 2,40,000 का सामान था लेकिन वो बिक कितने में रहे हमारा? 2,88,000। बारी आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट कितने में बिक रहा है भाई? 80% पे बिक रहा है। जितना भी सामान है वैल्यू में 80% पे बिक रहा है। 1,40,000 इंटू 80%, 1,12,000। दोनों को बेच के हमारे पास कितना पैसा आ रहा है भाई? 4 लाख रुपए। 4 लाख लिख देंगे। 4 लाख 4 लाख। लॉजिक क्लियर? टुकड़े में करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अगर करंट एसेट के अंदर कैश नहीं रहता ना तो पूरा ही करंट एसेट बेच देते हैं, लेकिन करंट एसेट के अंदर कैश था तो कैश वाले अमाउंट क्या बेचोगे? वो तो ऑलरेडी कैश में है ना। तो हमको बेचना सिर्फ कितना है? 1,40,000। फिक्स्ड एसेट पूरा 2,40,000। ये देखिए लिख लिया हमने, फिर उसको रियलाइज कर दिया हमने इस तरीके से। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है ना। आपको क्वेश्चन लिख के दिया है एनी 3 पॉइंट्स। आपको कितने पॉइंट मेंशन करने हैं? 3 पॉइंट। मैंने आपको 4 पॉइंट मेंशन कर दिया है। मे बी आपको कभी तीसरा पॉइंट भूल गए तो 4 पॉइंट हमेशा एक बैकअप लेके चलने का लाइफ में, है ना। चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों चीज का मैं डिफरेंस बताता हूं आपको। देखिएगा, ये एक कंपनी है, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्चुअल रह के समझिएगा। ये एक पूरा पार्टनरशिप फर्म है, दैट मीन्स कंपनी। फर्म का मतलब होता है कंपनी। इसके अंदर A, B, C ये 3 पार्टनर्स काम करते हैं। एकदम ध्यान से, ये 3 पार्टनर हैं और ये पूरी क्या है? कंपनी, ठीक है। अभी हुआ ऐसा कि C किसी भी कारण से कंपनी छोड़ के चला गया और C के जाने के बाद कंपनी में कौन आ गया? D। तो पार्टनरशिप में चेंज दिख रहा है कि नहीं आपको? पहले पार्टनरशिप किनके बीच में था? A, B, C, है ना। तो ABC पार्टनर्स से अब बन चुके हैं ABD। तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्व मतलब खत्म होना, पार्टनरशिप खत्म हुआ है, कंपनी खत्म नहीं हुआ। कंपनी देखिए वैसा ही चल रहा है बराबर, खाली क्या हो गया है? पार्टनर्स में बदलाव हो गए हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में जो चेंज आ रहा है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा कॉन्सेप्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है भाई? पूरी कंपनी ही बंद हो गई, पार्टनर वही रहे या चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व हो गया पार्टनरशिप फर्म, मतलब कंपनी ही बंद हो गई, है ना। तो यहां देखिए, व्हेन द पार्टनरशिप फर्म मतलब व्हेन द कंपनी क्लोज्ड डाउन परमानेंटली इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
फर्म। आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर है और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द फर्म कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जाहिर सी बात है खाली पार्टनर्स में चेंजेस हुआ है ना, तो इसमें कंपनी जो है ना वो चलता रहता है। इसमें देखिए कंपनी बंद हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट क्लोज्ड, अरे भाई पार्टनर चेंज हुआ है तो अकाउंट्स का बुक थोड़ी भी बंद हो जाएगा, उसमें तो रिकॉर्डिंग चलता ही रहेगा ना, है ना। लेकिन अगर कंपनी बंद हो जाए तो बुक ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा कि नहीं। अब उसको बैठ के तुम क्या लिखोगे, जब कंपनी ही नहीं रहा है तो लिखोगे क्या, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसा होता है, ये वॉलंटरी होता है। पार्टनर्स अपने से छोड़ के जा सकते हैं कंपनी को, है ना, वो बोल देंगे भाई मेरे को नहीं जम रहा है, वो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसा होता है, ये दोनों टाइप का हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है और दूसरा कोर्ट भी आके बोल सकता है कि भाई तुम लोग कंपनी बंद करो। और हमने पार्ट 1 के पेपर 1 या पेपर 2 के वीडियो में समझा भी था कि कोर्ट कौन से रीजन के कारण पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा देता है ना। तो इसमें क्या लिखा, कोर्ट कैन इंटरवीन व्हेन नीडेड, कोर्ट तब हमको वो करेगा जब उसको ऐसा लगेगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। वैसे तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बोला है 5 क्वेश्चन को बैकअप, 5 क्वेश्चन को करते चलेंगे ताकि एक क्वेश्चन आपके लिए बैकअप के तौर पे रह सके, ठीक है। ये जो सेक्शन है ना आपका सेक्शन सी, उसमें से 4 ही क्वेश्चन करना रहेगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन आपको सेम ही देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। देखिए बढ़ते हैं। ऑन 1/8/2070 प्रेरणा लिमिटेड इशूड 8000 डिबेंचर। ये क्वेश्चन तो तय रहता है एकदम फिक्स, प्रैक्टिस कर लो मजा आ जाएगा। 8000 डिबेंचर इशू किया गया है, डिबेंचर का नाम है 9%, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो 9% ध्यान में रखिएगा। डिबेंचर का वैल्यू कितना था, 100 रुपया, 100 रुपया। इसको इशू किया गया होगा एंड रिडीम किया गया होगा, इशू किया गया होगा देन रिडीम किया गया होगा, बराबर। इशू कितने पे हुआ है भाई, इशूड एट पार, पार बोले तो 100 का सामान 100 पे ही इशू हुआ है, एंड रिडीम्ड ऑन 31/7/2022 एट 120। देख लीजिए, अभी ये बोल देता हूं आपको मैं, होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन मैं इतनी बार प्रैक्टिस करवा चुका हूं ना आपको, पेपर 1 से लेके अभी तक, पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक मैं इतनी बार प्रैक्टिस करवा चुका हूं कि ये आपको आ जाना चाहिए। अगेन आई रिपीट वन थिंग कि ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। जिन भी बच्चों को ऐसा लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हमको, वहां क्या करेंगे, वो ये नंबर सेव कर लीजिएगा अभिषेक सर लिख के, एंड देन आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है ना, या ये चीज का सॉल्यूशन आप कराओ। तो मैं एक डाउट सेशन रख लूंगा, डाउट सेशन रख लूंगा जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज, सारे बच्चे लोग मुझे एक बार कमेंट में लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए, संडे को ऑनलाइन टेस्ट रखूं क्या, लाइव में टेस्ट रखूं रात के टाइम पे। अगर आप अग्री होंगे तो आप मुझे बताइएगा संडे को ऑनलाइन टेस्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये आपकी मर्जी पे है, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। संडे को आपको ऑनलाइन टेस्ट, जैसे मैं आपके हिसाब से मैं टाइम अपना शेड्यूल कर लूंगा, या तो रात के 10 बजे या तो रात के 11 बजे, जो भी टाइम शेड्यूल करना रहेगा, 1-2 घंटे का मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकता हूं संडे को लाइव में, जो कि क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे दूंगा। जैसे कि हमारा अकाउंट्स का सेक्शन बी सी खत्म हुआ है ना, तो बी और सी सेक्शन का आपको सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखते जाऊंगा, आपको टाइम दूंगा, फिर आप उसको सॉल्व करके देंगे। देन उसी तरीके से हम अगले हफ्ते जो स्टैट्स का सेशन लेंगे, तो संडे को हमारा पूरा स्टैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, संडे को टेस्ट होगा। लेकिन ये चीज ऑप्शनल है, मैंने अभी तक तो प्लान नहीं किया है, लेकिन अगर देखूंगा बच्चे इनिशिएटिव ले रहे हैं तो मैं ये चीज चालू कर दूंगा, ठीक है। रात के टाइम 1.5-2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट मैं रख दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ। चलिए देखेंगे क्वेश्चन पेपर 7 में सेक्शन सी का 31 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 31 वाला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन करवा दे, तो जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि आपको करवाना चाहिए वो करवाऊंगा, जो क्वेश्चन लगेगा नहीं करवाना चाहिए वो आपको मैं नहीं कराऊंगा, वो आपका काम रहेगा होमवर्क, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फेनी, सिमरन एंड सोनाली, फेनी, सिमरन एंड सोनाली,
बराबर। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, पूरा साल का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये पता चला, इट वाज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग अकाउंट रिस्पेक्टिवली 2700, 1200, 1500, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साइड में लिख लेता हूं, जितना जितना भी अमाउंट है, फेनी का कितना है 2700, और दूसरे पार्टनर सिमरन का है 1200, एंड तीसरा पार्टनर सोनाली का है 1500, ठीक है। वॉज मिस्ड आउट, राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जिस भी क्वेश्चन में PSR रेशियो नहीं गिवन रहेगा, उसका आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कंसिडर करना है, 1:1:1, ये हमारा बन जाएगा PSR रेशियो। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जब कभी कोई चीज मिस आउट हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बाकी सारी चीजों के लिए आप करेक्ट और रॉन्ग को फॉलो करोगे, लेकिन ड्राइंग के लिए आप रॉन्ग और करेक्ट को फॉलो करोगे। ड्राइंग के केस में हम क्या फॉलो करेंगे, ड्राइंग के केस में हम फॉलो करेंगे, यहां पे एक बॉक्स बना लेता हूं, 3 पार्टनर के नाम लिख लेता हूं, फेनी, सिमरन, सोनाली, इधर अमाउंट टोटल कर लेंगे, फेनी, सिमरन, सोनाली, ठीक है, फेनी, सिमरन, सोनाली। इधर ध्यान दीजिएगा, पहले रॉन्ग फिर करेक्ट, पहले रॉन्ग, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर। करेक्ट क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप पूरा पूरा लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमको भाई पता चला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 2700, फेनी का, इनका 1200, इनका 1500, टोटल करेंगे 15 12 27, 27 प्लस 27 5400, 5400 इधर लिख देते हैं हम 5400। ये चीज को इन्होंने क्या किया ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर पे लेके चले गए, लेकिन ये अमाउंट ये लोग को क्या करना चाहिए था, कंपनी को एज एन इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग पे करना चाहिए था, ठीक है। तो 5400 रुपए यहां जो अमाउंट है वो यहां लिख दिया। अब ये अमाउंट का हुआ क्या था, गलती से ये हुआ था, इक्वली ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करके घर पे लेके चले गए थे, 1800 1800 1800, बराबर। अब क्या करते हैं हम, रॉन्ग में से करेक्ट को हम माइनस करेंगे, अगर प्लस में आंसर आएगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, और माइनस में आंसर आएगा तो वो डेबिट में जाएगा। 1800, ये माइनस में कितना आ जाएगा सर, -900। दूसरा देखते हैं 1800, 600 आ जाएगा ये प्लस में, ठीक है। तीसरा देखेंगे सोनाली का, प्लस में 300, बराबर है। 1800 में से 27 हो गया -900, 1800 में से 1200 गया 600, एंड 1800 में से 1500 माइनस करेंगे तो प्लस 300। जरा इंटी क्या होगा सर, जितने भी माइनस में है वो डेबिट में जाएंगे, दैट मीन्स फेनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहा हूं मैं, टू सिमरन अकाउंट, टू सिमरन कैपिटल अकाउंट एंड टू सोनालीज कैपिटल अकाउंट, बराबर। ये हो गया 900, नीचे 600 एंड 300। देख लीजिए भाई, बोर्ड आया क्या, वहां तक आंसर आया, बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए, ये था हमारा 31 का क्वेश्चन, जिसको हमने कैसे किया कि भाई ये मिस हो गया था, तो मिस होने वाली चीजों के लिए हम बॉक्स बनाते हैं, करेक्ट और रॉन्ग लिखते हैं बाकी केस में, लेकिन ड्राइंग के केस में पहले हम रॉन्ग लिखते हैं फिर हम करेक्ट लिखते हैं। तो करेक्ट क्या होना चाहिए था, ड्राइंग ये लोग से लेना चाहिए था, लेकिन ये गलती क्या हुआ था, हमको ये पार्टनर्स अपने घर पे डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट लेके चले गए। ओके, बढ़ते आगे। आते हैं 32 क्वेश्चन पे। 32 क्या लिखा है सर, प्रेरणा, जर्ना एंड संजना, प्रेरणा, जर्ना एंड संजना, प्रेरणा, जर्ना एंड संजना, ठीक है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:3 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। फाइंड करने बोला है गेन रेशियो। गेन का फॉर्मूला लिख लेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर,
है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा, है ना, नहीं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काम है, ये आपके लिए काम है। आप उसमें लिखोगे 30 सेकेंड क्वेश्चन, गेन का ये आंसर आया तीनों पार्टनर का। और पता है पिछले भी क्वेश्चन में दिया था 30 सेकेंड का सैक्रिफाइस का, वीडियो रोको और ये करके मुझे कमेंट में आंसर दो दोनों का, ठीक है। पहला आंसर तो आपने दे दिया होगा 32 का सैक्रिफाइस वाला, अब 32 का गेन का आंसर दो, जल्दी से सॉल्यूशन करके देते जाओ आंसर। चलिए बढ़ेंगे आगे आंसर नंबर 33 की तरफ। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत बार कराया हूं, देखिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे आप इसके साथ कैसे डील करोगे। लिखा है इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिटरमाइंड फॉर ₹35,000। इनकम टैक्स हमको कितना पेमेंट करने का बचा है, 35,000। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके ओके, 33 वाला कर रहे हैं ना हम लोग। 33 का पहला, 33 का पहला बराबर। लिखा है कि भाई इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है उसका रिकॉर्ड करके बताओ, है ना। तो लायबिलिटी का तो 2 एंट्री होता है, पहला एंट्री क्या होता है उसका रिकॉर्डिंग का, दूसरा एंट्री क्या होता है उसका पेमेंट का, है ना। चलिए देख लेते हैं रिकॉर्ड। लेकिन इसमें तो लास्ट में लिखा था क्या, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, पहला एंट्री तो नहीं होने वाला है, मतलब डायरेक्ट एंट्री होगा, एक ही एंट्री होगा। पहला एंट्री क्या होता भाई, अगर होता तो ऐसा लिखा रहता है इनकम टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। लायबिलिटी का पहला एंट्री ऐसे ही होता है, मतलब पहला एंट्री नहीं होगा, डायरेक्ट दूसरा एंट्री होगा, है ना। दूसरा एंट्री कैसा होगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी बाबू, टू कैश अकाउंट। कितना है 35,000, 35,000। आई होप कि क्लियर है ये पहला दूसरा दोनों एंट्री का, ठीक है। ए बी कर लो क्या, ए और ये बी। पहला एंट्री तो होगा ही नहीं क्योंकि रिकॉर्ड है ही नहीं है बुक में, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है इसके अंदर, रियलाइज ₹20,000 फ्रॉम अनरिकॉर्डेड मशीन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सुनना ध्यान से, मैंने मशीन बेच के कितना रुपए कमाया सर, 25,000। आपके पास मार्बल होगा, पढ़िएगा। रियलाइज 25,000 फ्रॉम अनरिकॉर्डेड मशीन। मतलब बताइए अनरिकॉर्डेड है तो यहां रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, है ना। मेरे बुक में रिकॉर्ड था ही नहीं तो यहां पे रिकॉर्ड, मतलब मेरे को ये जो एंट्री था पहला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्टली बी वाले पे आएंगे। ए वाला रिकॉर्ड नहीं करना है, डायरेक्टली बी वाला करेंगे। कैसा होता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट में क्या आ जाएगा सर, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अमाउंट इज 25,000, 25,000। भाई जब लिख दिया है कि वो बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड वाला एंट्री हमको क्यों करने का, क्यों माथा कुटी कर रहे हो बबुआ, है ना। वो रिकॉर्ड नहीं करना है, जब रिकॉर्ड नहीं करने बोला है तो नहीं करो, है ना। करने बोलता तो भी हमको टेंशन नहीं था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ही तो लिखना था इसमें, है ना। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है सर इसमें, वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ ऑफ ₹40,000। एक पार्टनर है, उसने अपनी वाइफ का जो उसकी वाइफ का लोन चल रहा था कंपनी में, उनकी वाइफ ने लोन दिया था, तो उस चीज को वो पार्टनर ने बोला चलो ना मेरी वाइफ का जो लायबिलिटी है ना वो मैं संभाल लूंगा, है ना। तो ठीक है, पहला तो वाइफ का लोन है तो मतलब कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है ना, वो कर्जा है ना, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे लोन फ्रॉम वाइफ, लोन ऑफ वाइफ लिख लो जो भी है क्वेश्चन में, लोन ऑफ वाइफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहला एंट्री यही होता है। अगर नॉट रिकॉर्डेड बोला होता तो भाई ये छोड़ देता, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब रिकॉर्डेड है ना। तो लोन ऑफ वाइफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बराबर। अगर लिखा रहता इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक तो ये एंट्री नहीं करते, डायरेक्टली हम दूसरा एंट्री करते, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं दूसरा एंट्री। लायबिलिटी के केस में क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेमेंट कर रहे हैं नहीं, पार्टनर लेके जा रहा है, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पेमेंट कर देते तो हो जाता रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है पे करने का तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये आपका रिवीजन चल रहा है बाबू। चलो मिटाऊं 33 क्वेश्चन को, 33 वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं, बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ।
34 वाले में लिखा है भाई, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग बैलेंसेस डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, नाम बताओ कौन सा चीज। पहला नाम दिया है जनरल रिजर्व। पहला नाम क्या दिया है भाई? जनरल रिजर्व। दिमाग में तो तुम्हारे पहले आ गया होगा, इसका मैंने पूरा आपको नोट्स दिया है। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, और तीसरा क्या दिया है सर? प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। बराबर है? ये तीन चीज का रिकॉर्ड करके आपको शो करना है। कैसे करेंगे भाई? तो पहले वाले का आंसर होगा, अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके से आंसर बनेगा। पहला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बराबर है? नोट्स को जाके वेरीफाई कीजिए, मैंने बोला था ये नोट्स आपको आगे भी काम आएगा, है ना। देन वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ये सारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ना, वो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बराबर है? तीसरा, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो लायबिलिटी है कंपनी का। जैसे पता है डिप्रिसिएशन फंड था, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था हमने, उसी तरीके से प्रोविडेंट फंड को भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे पता है? लायबिलिटी को शो जैसे करते हैं ना, उस तरीके से करेंगे। लायबिलिटी को शो कैसे करते हैं? ऐसा लिखते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम लायबिलिटी का पहला एंट्री ऐसा ही करते हैं। ठीक है, दो ऐसा देके तीसरा एक अलग दे देगा ताकि आप फंस जाओ। हम फंसोगे कहाँ? आपका तो दिमाग चल रहा है ना। अगर लिखा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट वाला अमाउंट, तो भी आप ऐसे ही करते हैं। डेबिट बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देते हैं। उस दिन अपन ने सब डिस्कस किया था, है ना। चलिए मार्क कीजिए, बढ़ेंगे आगे। कौन से क्वेश्चन पे थे सर? कौन से क्वेश्चन पे थे? हम थे 34 क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन पे आते हैं। सर आप करवाओगे क्या ये क्वेश्चन? नहीं करवाऊंगा बाबू, इश्यू और रिडीम वाला है। खाली नोट्स बता देता हूं आपको। 12,000 डिबेंचर इशू हुआ है ऑफ ₹100 ईच। इशू किस पे हुआ है? एट पार। इशू एट पार मतलब 100 रुपए पे ही इशू हुआ है। रिडीम कितने पे हुआ है? 115, इतने पे रिडीम किया गया है। तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे ये आप कर लीजिएगा। इसका आंसर भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको वो बोला था ना, उसका आंसर जरूर भेजेंगे आप, आंसर नंबर लिख के। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसमें मेरे को गारंटी आप लोग को आ जाएगा। नहीं आएगा ना, कमेंट में लिख देना कि सर एक आध पेपर में ऐसा ये वाला क्वेश्चन कर रहा था, डिफेंस मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो चलिए। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इनफ हो गया, है ना। इनफ हो गया, जहां तक आपको मुझे बताना चाहिए था इतना इनफ है कि आप लोग इतने का प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और ये एक संडे तक आप खत्म करो, है ना, और टेस्ट सीरीज अगर रखना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ रखो टेस्ट सीरीज। नहीं रखना होगा मना कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और कोशिश कीजिएगा कि ये संडे के पहले आपका जो सेक्शन बी है और सेक्शन सी है अकाउंट्स का, उस पर पूरी तरीके से आपका पकड़ बन जाए। ठीक है, क्योंकि अगला जो वीक है हम कोशिश करने वाले हैं सेक्शन बी एंड सी स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत तकलीफ देते हैं। बड़े क्वेश्चन को तो दनादन अपन स्पीड में कर लेंगे, छोटे क्वेश्चन बहुत तकलीफ देते हैं भाई। ठीक है, इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूं, आराम से आपको कंफर्म हो जाए चीजें, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।